के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं बीजेपी की और उसके सहयोगी दलों की, क्योंकि बीजेपी के लिए जिस तरीके से एक रिपोर्ट आई है और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का सबब जरूर है। और इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार 2017 के मुकाबले 2022 में बीजेपी को उसके सहयोगी दलों से फायदा क्यों नहीं मिला। इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। और इस वक्त हम चलेंगे रुद्र प्रताप दुबे जी के पास। रुद्र प्रताप जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि आप इसको बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर से बीजेपी के लिए एक सकारात्मक कदम है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक कदम तो उठाया, एक इनिशिएटिव तो लिया, लेकिन दूसरी पार्टियां क्यों नहीं ये सब कर रही है, क्यों समीक्षा नहीं कर रही है? बिल्कुल स्वाति जी, मेरा मानना है कि ऐसे कदम उठने चाहिए। कई बार ये जरूरी होता है लोकतंत्र के लिए भी और कई बार जरूरी होता है रणनीतिक दांव पेच के लिए भी। आप भी जानती हैं रिपोर्ट्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं या किस तरीके से वो प्रभाव छोड़ने में सक्षम होते हैं। इतने वक्त जब गठबंधन राजनीति का दौर यूपी में है और खासकर छोटे दलों को साथ लेने का, तो यहाँ पर आके छोटे दलों ने दबाव की रणनीति बनानी शुरू की। ये पिछले हमने 2017 में भी देखा और 2019 में भी देखा कि छोटे दलों ने ज्यादा मांगे की, बड़े दलों ने उनके सामने कुछ ज्यादा शर्तें रखी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का चूंकि वोट परसेंटेज बढ़ा 41% तक पहुंची है और अभी एमएलसी के चुनाव अभी हुए हैं, नवंबर में निकाय चुनाव आने वाले हैं, दर्जा प्राप्त मंत्रियों की एक बड़ी संख्या की तैनाती होनी है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट के द्वारा अपने सहयोगी दलों पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेगी, जिस तरीके का उसने बताया कि वो उधर से ट्रांसफर नहीं हुए हैं। देखिए, इसका कोई फैक्ट्स और फिगर तो अभी तो जारी नहीं हुआ। एडीआर ने इस ढंग से कोई रिपोर्ट तो जारी नहीं की गई है, ना इलेक्शन कमीशन वॉच ने ऐसा किया है कि इस जाति का पूरा मिल गया है, बीजेपी को ना शिफ्ट होकर उनके सहयोगी दलों को शिफ्ट हुआ। ये ऐसे कयास इस ढंग से भी लगाए जा रहे हैं जैसे राजनीतिक दल अमूमन इससे कोशिश करते हैं प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे, और वो उसे मानते हैं कि फ्लोटिंग वोटर्स, जिसे पॉलिटिकल साइंस में आवारा वोटर्स कहते हैं, कि उन आवारा वोटर्स को हम नहीं घसीट पाए और हमारे सहयोगी दलों ने उसको ज्यादा ले लिया। तो मुझे लगता है ये एक दबाव की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव चीज ज्यादा मानता हूं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबको करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है समीक्षाएं होती रहें। जी सुशील जी, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर 2017 की बात करें तो बीजेपी की तुलना में 3% मुस्लिम वोटर्स का सपा को लाभ मिला, और बात की जाए 2017 की तो ये 38% था। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मुस्लिम वोटर ने तो 90%, कहीं कहीं पर तो 90% पोलिंग एक साथ कर दी है, सपा को एक साथ 90 कर दी है। मुस्लिम अगर वोटर एक साथ ही पोल ना करता तो आज अखिलेश यादव जी कुछ बताने की स्थिति ना होते कि हम कहाँ खड़े और क्या किया हमने। लेकिन मैं बात अब करता हूँ जो समीक्षा हो रही है। मैं आपको बताऊँ कि अखिलेश यादव को भारी नुकसान हुआ इस बात का, उनके साथ दो बड़े लड़ाके आ गए थे जो अपने आप को तीरंदाज समझ रहे थे। एक थे राजभर, ओम प्रकाश राजभर सापा वाले अध्यक्ष, और एक थे ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने आप को बिल्कुल समझ रहे थे कि मैं सीएम तो बन ही गया, डिप्टी सीएम तो बन ही गया। इन लोगों ने, अगर आपको याद हो, इन लोगों ने जो समय पर डायलॉगबाजी करी, उस डायलॉगबाजी से आम जनता और सिस्टम जो वोटर होता है ना, कहीं कहीं बहुत ज्यादा डायलॉगबाजी भी राजनीति में अच्छी नहीं होती, वो भी जब जहरीली हो। हाँ। जैसे बीजेपी के ये संजय निषाद ने और अनुप्रिया पटेल ने बड़ी बार्गेनिंग करी, उन लोगों ने डायलॉगबाजी बहुत करी और उन्होंने बार्गेनिंग बहुत करी। अनुप्रिया पटेल इसी में रह गई कि मेरे पति को मंत्री बनाओ, वो मेरे एमपी बनाओ, संजय भाई स्वामी, एक और थे वो जो हार गए फिर डिप्टी सीएम हो गए, केशव भाई तो सीएम बनने के लिए ही प्रेशर, पूरे 5 साल प्रेशर में रहे। जब आप तक ऐसी पार्टी, स्वाति जी, जब आप तक ऐसी पार्टी जो अभी पैदा हुई है वो समीक्षा शुरू कर दी है, वहाँ पर देश की सबसे पुरानी पार्टी अभी पीके में ही फंसी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि खाली लल्लू को हटाने से उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं देश में। 24 चुनाव तो उस बात का चुनाव है ना। तो सोनिया जी क्यों ये तय नहीं कर रही हैं, क्यों बार बार 3 साल हो रहा है लगभग कि अध्यक्ष कौन बनेगा, किसी को बना दो, प्रभाव तो आप ही का रहेगा ना। और मेरे हिसाब से अभी भी जो बात नहीं निकली है कि अध्यक्ष अलग हो, पीएम का चेहरा अलग हो। 10 साल पीएम का चेहरा, मौन पीएम का चेहरा बना के उन्होंने नुकसान उठा लिया। जो कुछ बोला ही नहीं 10 साल तक, अच्छे व्यक्ति थे, आज भी हैं, ईश्वर करे। उन्होंने 10 साल में बता ही नहीं पाए कि हमारी योजनाएं क्या, हम क्या कर सकते हैं। वही देखिए ये वाले पीएम में सब दनादन सब चीज़ें हो रही हैं। अभी दयाल जी कह रहे थे, इस समीक्षा में एक बात साफ साफ समझ में आ रही है मुझको कि कांग्रेस अगर चाहे, देखिए देश लेवल की पार्टी है
और अखिलेश जिस तरीके से बिहेव इस समय काम कर रहे हैं वो मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वरना जयंत रामपुर नहीं जाते, शिवपाल सीतापुर जेल नहीं जाते, सहजिल इस्लाम वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 10 जगह की एनओसी होगी, तोड़ दिया गया। क्या अखिलेश जी को वहाँ जाना नहीं चाहिए था? कहीं ना कहीं मुसलमानों में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर कहीं ये शिफ्ट कर गया 24 में कांग्रेस तरफ चला गया, जो उसकी स्वाभाविक पसंद है देश लेवल पे, तो ये बहुत भारी नुकसान होगा। और मैं आपको स्वाति जी स्टेबल बता रहा हूँ, 24 का चुनाव दोनों के लिए बड़ा चिंताजनक और खतरनाक होगा। एक मायावती के लिए और एक अखिलेश यादव। सभी से इसका जवाब लेंगे। उमाशंकर पांडे, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर फखरुल हसन के पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि हम चुनाव की तैयारी डे 1 से शुरू कर देते हैं, तो इन्होंने शुरू कर दिया। इनकी समीक्षा में जो आया है कि जो नफरत की खेती इन्होंने की थी, उस नफरत के कारण ही ये चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। और इसीलिए इन्होंने उस खेती को, चूंकि अब चुनाव पूरे देश का है, लोकसभा का चुनाव है, तो आप जिस कारण से इन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता, आज वो पूरे देश में उसका इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है। वो आपको जहांगीरपुरी में भी दिखाई दे रहा है, वो आपको खरगोन में भी दिखाई दे रहा है, वो करौली में भी आपको दिखाई दिया। आने वाले समय में आपको इसी का रेप्लिका पूरे देश में दिखाई देगा, क्योंकि ये जानते हैं कि जितने इन्होंने वादे किए थे जनता से, उत्तर प्रदेश की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता से इन्होंने जितने वादे अपने संकल्प पत्र में किया था, चुनाव जीतने के बाद ही इसको इन्होंने डस्टबिन में पूरे कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आपसे इतना वोट बैंक क्यों चिटक रहा है? मुस्लिम क्यों आपसे दूर जा रहे हैं? सवर्ण क्यों दूर जा रहे हैं? दलित क्यों? क्या मतलब, क्या ऐसी वजह रही कि वोट परसेंटेज इतना नीचे आ गया, 3 से 4% तक हो गया कांग्रेस का? मैं आपको वही बता रहा। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जब अकेले हुए तो उनको शहादत मिली, लेकिन उनकी यश गाथा फैलने से कोई रोक नहीं पाया। इस चुनाव में बिल्कुल यही हुआ। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सब कहीं ना कहीं मौके दिए बीजेपी ने। सुन लीजिए सर, कई मुद्दों पर ये सब लोग एकजुट थे। मैं इसको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। ये जो रिपोर्ट आई है, क्या इस रिपोर्ट से, अगर मैं इस रिपोर्ट को ही सही मान लूं, तो क्या ये स्पष्ट नहीं है कि मायावती जी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी? और हम हमेशा से कह रहे थे वो वैसे लाए गए थे। क्या वो चुनाव जीतने के लिए लाए गए थे? तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो टीम थी वो ये थी। और मुलायम सिंह जी क्या कर रहे थे चुनाव में? किसको आशीर्वाद दे रहे थे? किसको घर बुलाकर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी बैठ कर चाय पी रहे थे? नेशनल लेवल की पार्टी, आप ये बताइए कि राहुल गांधी का भी थोड़े दिन पहले एक बयान आया था और वो ये कह रहे थे कि हम मायावती को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मायावती फोन नहीं उठा रही थी। आप मतलब आप बीएसपी से अब कंपेयर करने लगे। आप एक नेशनल लेवल की पार्टी और बीएसपी एक रीजनल दर्जे की पार्टी है, इस पर जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ स्वाति जी, ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है। जब मायावती जी पहला चुनाव लड़ने आई थी, उसके बाद भी भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश में, और मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी हमारे दलित के साथी बता रहे थे कि वो सब कुछ भाजपा ने किया, भाजपा के साथी कह रहे थे, माफ करिएगा। तो मैं बताना चाहता हूं, आजादी के साथ ही आरक्षण से लेकर तमाम तरीके की जो भी बातें हुई हैं, अब मैं एक एक करके छात्रवृत्ति, इंदिरा आवास, नौकरियों में छूट, फार्म में फीस, राशन की दुकान उनके लिए खोली गई, ये सारी चीजें मैं गिनाना नहीं चाहता हूं कि दलितों के सर, लेकिन आप घेर तो नहीं पा रहे बीजेपी को। कहीं ना कहीं कमियां बहुत ज्यादा है, आपको बहुत मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता इसका जवाब दे रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम सुशील दुबे जी के पास आएंगे और अपने और मेहमानों के पास जाएंगे। जल्दी से देखिए, अपनी चीजों को स्वीकार ना करके दूसरे की ऊपर पर थोपना। आज उत्तर प्रदेश से 32 साल से सुपड़ा साफ है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी क्या परिणाम था, यह भी सबके सामने है।
जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बदलाव का परिदृश्य खड़ा किया है, मान्यवर उसी परिदृश्य की जनता है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वही है कि 32 साल से नकारा गया है। आप जब बात कर रहे थे करने की, भारतीय जनता पार्टी का तो ये एजेंडा राज जो कहा वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबकी सरकार रही, बहुजन पार्टी समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, कभी किसी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम नहीं लेकिन किया। सर आप ये बात मानते हैं कि 2017 के मुकाबले 2022 में आपके मंत्रियों का प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं था, इसी वजह से कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों को बदल दिया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। देख 11 मंत्री बदले गए और 11 मंत्री हारे, यानी कि जो 22 मंत्री नाकाबिल। हर पहले वर्ग को सुन नेतृत्व लीजिए, देना और हर ठीक है, वर्ग आपके की पास भूमिका आएंगे को तय उमाशंकर करने जी, का पहले काम इसका किया जवाब गया सुन है। लेने दीजिए। अरे भाई जी जी बोलिए बोलिए। ये जब बोल रहे स्वाति जी, पहले तो इनको कह दीजिए कि जब नहीं, मैं वो बोल रहा हूं शांत तो है ये सर, चुपचाप वो सुन शांत ले। हैं। जब ये बोल रहे तो जी, मैं जी, इनको कहिए, इंटरेक्ट अपनी नहीं कर पूरी रहा बात था। रखिए। अगर मैं इंटरेक्ट करूंगा तो इनको बोलने नहीं दूंगा। हाँ जी तो कहिए। जिस तरीके से आज ये नहीं, दिख इसमें रहा है तो ना, ये लगातार गुंडागर्दी में बदलाव तो की आपकी कोई परिस्थिति कहानी है। आज नहीं है, जनता का विश्वास जो विश्वास है वो भारतीय आपकी जनता पार्टी गुंडागर्दी के पूरे साथ है। देश में दिख रही जनता है। का जो भरोसा है चैनल पे वो दिख जाएगी प्रधानमंत्री तो देश के कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री हो नरेंद्र जाएगी। मोदी जी के साथ है। जनता आप का जो किसी को भरोसा बोलने है दे रहे हैं उत्तर पूरे प्रदेश देश के में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। पूरे देश में तो बस केवल जो भाजपा की बात करेगा, जो भाजपा के चरणों में गिरा रहेगा, वही राज करेगा। नहीं तो 136 पत्रकारों को भी आपने जेल में बंद कर रखा है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखने की हिम्मत दिखाई। तो आप तो अकेले ही बोलना चाहते हैं, जो भाजपा की राह चलेगा वही रहेगा, बाकी को आप जेल में अरे डाल जब आप दोगे, किसी का घर ढा बात दोगे, कर, किसी अरे के ऊपर भाई हाथ आप चढ़ा जब बोल दोगे, रहे थे तो मैं आपको किसी को बोल लखनऊ रहा था में क्या? गोलियों से भून जब दोगे, आप बोल रहे थे तो किसी मैं बोल रहा था सुबोध क्या? इंस्पेक्टर को अपने ये ही लोगों डिबेट से का मरवा शिष्टाचार दोगे। नहीं है। ये आप जो रट करके आए हैं, आप जो रट करके आए वो बोलेंगे, आप जो तैयारी ये से रटा हुआ रट लग करके रहा आए है। वो बोलेंगे। ये रटा हुआ ये लग जो रहा है। आप यहाँ पर तथ्यों पर बात करिए। ये जो हाँ। हिपोक्रेसी है ना, ये जल्दी खत्म हो जाएगी। जनता के सामने आपका ये जो गंदा चेहरा है एक्सपोज होगा। ये तो जनता बता रही है ना, ये तो जनता 32 साल को बताया हुआ है जनता ने। ये तो जनता ने बताया है ना, पेट्रोल जनता का परिणाम हम सबके सामने है। प्रदेश में था तो आपके नेता छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाया करते थे। आज कहाँ है? आज कहाँ है वो नेता? लाइए सबको ढूंढ के। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, बातें नहीं करते हैं बेरोजगारी पर। सर बेरोजगारी पर किसी और दिन बात कर लेंगे, उस पर भी डिबेट कर लेंगे, ठीक है। विशाल आनंद जी, अब सवाल ये है कि दलित आखिरकार अपना नेता किसे माने, क्योंकि मायावती अब वो चीज उनके अंदर दिख नहीं रही और कहीं ना कहीं बीएसपी पे बहुत संघर्ष कर रही है और बीएसपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि दलित अब अपना जो नेता है वो किसे समझे? देखिए, दलित राजनीति में बहुत परिवर्तन आ चुका है। दलितों ने अपना नेता चुनने से बढ़िया, भेड़ चाल चलने से बढ़िया तत्कालीन सरकार में अपनी व्यवस्थाओं को ढूंढना प्रयास करना शुरू कर दिया है। देखिए, दलित समाज भी अब जागरूक हो गया है, उसकी जागरूकता का स्तर भी बढ़ने लगा है, धीरे धीरे उसकी जागरूकता चरम पे आ जाती है। देखिए, इस बार दलित समाज ने अपना नेता चुना, अपनी सरकार चुनी। जैसे आप बता रहे हैं कि बीएसपी का जो कोर वोटर था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। वो बीएसपी का कोर वोटर नहीं था, क्योंकि उसने पहले भेड़ चाल चलते हुए बहन जी को अपना नेता मान रखा था और उसे लगता था कि इसके सिवा कोई और नेता हमारे पास नहीं था, इसलिए उसने उसको चुन रखा था, बहन जी को चुन रखा था। लेकिन बहन जी के काफी समय से दलित समाज के प्रति कोई आसक्ति न दिखाने की वजह से दलित समाज ने अपना निर्णय लिया। लेकिन जब, क्योंकि अब आप प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अभी आपने चर्चा छेड़ी होगी तो मेरे ख्याल से समाजवादी प्रवक्ता के चेहरे पर मुस्कान आई होगी कि 35% वोट मिला, पोस्टल बैलेट में आगे थे, 90% मुस्लिमों ने वोट दे दिया, तो पहली बार मुस्कान आई होगी 2022 के चुनाव के बाद। इससे पहले मुस्कान नहीं थी। उनको इस बात का खुशी है कि उनको 35% वोट मिला, इसके सिवा कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके नेता के पास, देखिए अभी हमारे सुनील दुबे जी कह रहे थे और हमारे वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार भी कह रहे थे कि उनके नेता के पास इतना समय नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोगों की समस्याओं में जाके खड़े हो सके। इससे पहले भी उन्होंने यही किया था, 2022 के चुनाव से पहले भी वो यही पिछले 5 साल से यही कह रहे थे। मुजफ्फरपुर के दंगे, आजमगढ़ के दंगे, मऊ जनपद मऊ के दंगे, गाजीपुर के दंगों में, छोटे छोटे दंगों में जहां मुस्लिम समाज के साथ कुछ ना कुछ जुल्म जाति अत्याचार कभी कभी हो जा रहा था, तो उसमें भी वो उपस्थित होने की जरूरत नहीं समझी, उन्होंने महसूस नहीं किया। फिर भी मुस्लिम समाज ने उनके ऊपर विश्वास दे करके उनको वोट दिया। लेकिन दलित समाज पिछले कई सालों से इस प्रताड़ना को सह रहा था
और दलित समाज ने देखा कि जब हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने जब राशन बांटने का भी प्रयास किया तो उसमें जातिवाद को कहीं बीच में नहीं लाए। उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, सभी को समान रूप से राशन तक बांटा, सभी को समान रूप से वित्त विकास निगम के माध्यम से, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से 15 लाख परिवारों को रोजगार देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हिसाब से के अंतर्गत दलित समाज को आपके हिसाब से जो बीजेपी की सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और दलितों की समस्याओं सिर्फ काम नहीं कर रहे। देखिए, काम की बात काम की नहीं है। हाँ। हमारे दलित समाज की बहुत छोटी छोटी मांगे होती हैं कि उनको रोजगार मिले। क्या रोजगार मिला सर? उनको स्वनिधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रोजगार योजना के तहत किसी जाति विशेष के साथ भेदभाव नहीं किया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि भेदभाव नहीं होता। दुबे जी, जरा ये बताइए कि अंबेडकर नगर, कौशाम्बी और गाजीपुर बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर क्लीन स्वाइप कर लिया है सपा ने। कहीं ना कहीं ये 3 जिले हैं जिसने सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाई है। और 2024 के मद्देनजर आप बीजेपी को क्या कुछ रणनीतिक बदलाव करने रहेंगे, एक विश्लेषक के तौर पर जरा बताइए। स्वाति जी, एक जिला और जोड़ लीजिए, आजमगढ़। आजमगढ़, जी जी, ये यहाँ पर इन 4 जगहों पे बीजेपी का खाता नहीं खुला, खासकर गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुला। ये बात, खाता नहीं खुलना अलग बात है, बात ये है 2017 में यहाँ 8 सीटें थीं। तो अगर आप सरकार में वापस आ रहे हैं, उन 3 जिलों में आप एक भी हो गया, तो क्या ये चिंताजनक स्थिति नहीं है? कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो यहाँ पर भी है, वोटर तो यहाँ पर भी है, तो ये भी एक जोड़ना चाहिए उस समीक्षा में। दूसरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभी हमारे दलित चिंतक ने कहा भेड़ चाल। बेशक भेड़ चाल थी, बेशक भेड़ चाल। अम्बेडकर जी के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर 4 बार आपने काट तो लिया। किस जमाने में माला पहनी थी, कितने करोड़ रुपए की माला पहनी थी, बंगलोर से बन के आई थी। आखिर कब तक दलित देखेगा कि माला आप पहनो और हम भूखे मरे? तो कहीं ना कहीं बदलाव है। दूसरी बात, मेरे उमाशंकर जी बैठे हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता, इनकी बात अगर पहुंच पाए तो जिस कांग्रेस ने पहला उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी को दिया था, मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष बनाया था, वो पार्टी अभी तक ख्यालों में खोई है। वही राजीव गांधी, वही इंदिरा गांधी, वही। उमाशंकर जी से इसका जवाब लेंगे कि इतने दिन, इतना समय क्यों लग रहा है कांग्रेस में? उमाशंकर जी, बहुत कम शब्दों में इसका जवाब दीजिए, फिर फखरुल हसन के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। बहुत कम शब्दों में सर। देखिए स्वाति जी, सबसे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के कार्यों की तरफ से तमाम लोगों ने तय कर रखा है कि उत्तर प्रदेश और देश बर्बाद भले हो जाए, लेकिन हम कांग्रेस के खिलाफ ही बोलेंगे। ये जो मानसिकता है, ये इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी से बड़ा समीक्षा कोई और दल नहीं कर रहा। भंवर जितेंद्र सिंह जी एक 2024 में देखेंगे सर कितनी समीक्षा हुई और कितनी तैयारियां हुई हैं 2 से 3 साल। ठीक है, फखरुल हसन। 75 जिलों की कांग्रेस पार्टी समीक्षा कर रही है। स्वयं सोनिया गांधी जी ने दिल्ली में। ठीक है सर, समय बहुत कम है और उसके डिबेट को खत्म करने का समय हो रहा है। फखरुल हसन जी, जल्दी से, सिर्फ 1 या 2 मिनट ही बचे हमारे पास में।
इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपका अपना सवाल बता दीजिए, मेरे पास आप आवाज नहीं आ रही थी। जी जी सर, यही है कि गठबंधन से बीजेपी को बहुत फायदा नहीं मिला है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है। 2024 में बीजेपी तो अपनी रणनीति बता रही है कि हम बहुत अच्छी रणनीति के साथ चुनाव में उतरेंगे, सपा का क्या कुछ रहेगा? देखिए समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति भी तैयार करेगी। हमारी समीक्षा है मई के महीने में, और हम अपनी जो भी कमियां थी उनको दूर करके 2024 में चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी अभी जैसे कह रही थी कि वो पहले तो इस भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट को ये हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं, तो ये रिपोर्ट भी इनकी अपनी बनाई हुई है। इनसे अगर पूछे कि अभी कह रहे थे कि समीक्षा करते हैं, तो 1 महीने की जो सरकार चली है अगर उसकी समीक्षा कर ले तो रोजगार पे क्या हुआ, रोज हत्याएं हो रही है, पूरा परिवार साफ हो जा रहा है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड जनता 2024 में जरूर बनाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक सोनकर जी आपका, फखरुल हसन जी आपका, उमाशंकर पांडे आपका, विशाल आनंद गिहार आपका भी, और रुद्र प्रताप दुबे आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और सुशील दुबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।